हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फोटोन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान सीईटी का जो ग्रेजुएशन लेवल वाला एग्ज़ाम है उसके आवेदन की कल अंतिम तिथि थी, यानी कि कल लास्ट डेट थी उसके। और फॉर्म फिलअप हो चुके हैं और अब बारी है तैयारी की। ठीक है, तो अपनी तैयारी को ज़ोरों शोरों से शुरू कीजिए, बिकॉज़ जो सीटेट ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम है अब उतना सिंपल नहीं रहा है जितना कि पिछली बार आया था, क्योंकि इस बार नेगेटिव मार्किंग को शामिल किया गया है। तो यहाँ जो ये फोटोन एकेडमी का यूट्यूब चैनल है, इस पे मैं आपको जो ग्रेजुएशन और सेकेंडरी लेवल दोनों में ही जो साइंस आने वाली है उस साइंस को मैं आपको यहाँ कॉन्सेप्चुअली कवर कराऊंगी। लैंग्वेजेस दोनों यूज़ करूंगी मैं, ताकि कोई हिंदी मीडियम का बच्चा है वो भी परेशान ना हो और जो इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा है वो भी परेशान ना हो। दूसरी बात ये है कि जो मेडिकल वाला बच्चा जो साइंस वाला बच्चा है वो तो इजीली कवर कर लेता है साइंस के टॉपिक्स को, बट जो ये जो आर्ट्स वाले हैं, कॉमर्स वाले बच्चे हैं, इनको थोड़ी सी साइंस को कवर करने में प्रॉब्लम होती है। तो हम यहाँ पे जो साइंस है उसको इतना जनरली और कंसेप्चुअली लेके चलेंगे कि यहाँ पे जो साइंस है वो सबके लिए इजी हो, चाहे वो साइंस का बंदा हो या वो नॉन साइंस का बंदा हो। तो ठीक है, मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन कराऊंगी, मैं डेली के 20 क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस कराऊंगी और एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे और चारों ऑप्शन को हम इस तरह से तैयार करेंगे कि वो एक क्वेश्चन के फॉर्म में रहे। तो एक क्वेश्चन से हम बहुत सारे क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं और हमें क्वेश्चन को सिर्फ क्वेश्चन समझ के ही नहीं तैयार करना है, क्वेश्चन को हमें कंसेप्ट बना के, क्वेश्चन को एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट बना करके चलना है, ताकि अगर हमने यहाँ से क्वेश्चन पढ़ लिया है तो हमारा उसी टाइम पे वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। हमें बाद में उसके लिए ये नहीं हो कि क्वेश्चन यहाँ से पढ़ लिया है अब देखेंगे कि इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट था। नहीं, हम साथ साथ कॉन्सेप्चुअली साइंस को पढ़ते चलेंगे, ताकि अगर ये 30 मिनट या 20 मिनट आप साइंस को दे रहे हो तो इसके बाद आप अपना फोकस दूसरे सब्जेक्ट्स पे कर सको और साइंस को आपको ज़्यादा समय देने की ज़रूरत ना रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। साउंड ट्रेवल फास्टर इन वाटर देन इन एयर। क्या कह रहा है कि जो ध्वनि की जो स्पीड है वो वाटर के अंदर ज़्यादा है और एयर के अंदर कम है। रिजिडिटी ऑफ मीडियम हिंदी में पढ़ते हैं, माध्यम की जो दृढ़ता है, कठोरता है, ध्वनि की गति को प्रभावित करती है। ये दोनों ही कथन सही हैं, दोनों ही कथन सही हैं और जो कारण है वो अभिकथन की व्याख्या भी करता है। चलिए समझिए साउंड के कंसेप्ट को। जो साउंड वेव होती है वो साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं। ठीक है, वो ऐसी हैं जिनको मोशन करने के लिए, साउंड वेव को, ध्वनि की जो तरंगे हैं उनको चलने के लिए किसी भी माध्यम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आता है। दूसरी बात, ये जो निर्वात होता है, जो वैक्यूम होता है, जहाँ पे कोई भी मटेरियल, कोई भी मीडियम अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे भी जो ध्वनि की तरंगे हैं वो मूव कर सकती हैं। ठीक है, दूसरी बात ये कि जो स्पीड है साउंड की वो सबसे ज़्यादा किस में होती है, सॉलिड में, ठोस के अंदर सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, फिर होती है लिक्विड के अंदर सबसे ज़्यादा, पहले सॉलिड में, फिर सॉलिड में होती है पहले सबसे ज़्यादा, फिर होती है लिक्विड में और फिर होती है गैसेस में। ठीक है, तो अब ये फ़र्क किसकी वजह से पड़ रहा है कि सॉलिड होगा तो मटेरियल बहुत ज़्यादा रिजिड होगा, कठोर होगा। ठीक है, तो कठोर है इसी वजह से सॉलिड के अंदर ज़्यादा है। तो जो कारण है वो क्या कह रहा है कि माध्यम की जो दृढ़ता है वो ध्वनि की गति को प्रभावित करती है, इसीलिए ध्वनि की जो स्पीड है वो जल में हवा की तुलना में ज़्यादा होती है। तो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव आहार नाल का वह भाग जहाँ वसा का पूर्ण पाचन होता है। मानव की जो आहार नाल है उसका कौन सा भाग ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा पाचन होता है, या हम कह सकते हैं कि पूर्ण पाचन होता है। तो सबसे ज़्यादा पाचन कौन सी आंत में होता है, छोटी आंत में। देखो नाम इसका है छोटी आंत, लेकिन ये होती है बड़ी आंत से बड़ी। इसमें जो क्या है, इसकी जो वो शेप होती है वो उंगली नुमा, उसमें उभार से बने होते हैं।
विलाई सी बनी होती हैं, उससे क्या होता है कि उसका जो सरफेस एरिया है, उसका जो एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। एरिया ज़्यादा होने की वजह से उसके अंदर ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है फूड का, और वो ज़्यादा डाइजेशन कर पाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो रेशम के कीड़े होते हैं वो क्या करते हैं, जो कैटरपिलर होते हैं रेशम के कीड़े, जो उनके द्वारा रेशा जो स्त्रावित करते हैं, वो हमें पता है रेशम हमें कहाँ से मिलता है, हमें रेशम के कीड़ों से मिलता है रेशम। तो जो रेशम के कीड़े होते हैं वो जो धागे निकालते हैं वो किसके बने होते हैं, वो प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, प्रोटीन के। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि कभी कभी व्यायाम करने के बाद हमारी मांसपेशियों में ऐंठन या खिंचाव आ जाता है। जब हमारी मसल्स में क्या होता है, वो हम एक्सरसाइज करते हैं तो क्रैम्प्स आ जाते हैं, ऐंठन सी आ जाती है। इसका क्या कारण है? देखो, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो जो हमारी मांसपेशियां हैं उनके अंदर अवायवीय श्वसन होता है। कौन सा श्वसन होता है? एनएरोबिक श्वसन, एनएरोबिक रिस्पिरेशन, जिसमें ऑक्सीजन शामिल नहीं होती। बिना ऑक्सीजन के हमारी मसल्स हैं जो वो सांस लेने लगती हैं, और जब वो बिना ऑक्सीजन के सांस लेने लगती हैं तो वहाँ पे लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है। किसकी फॉर्मेशन हो जाती है? लैक्टिक एसिड की। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा गया है। तो लैक्टिक एसिड का जमाव होने की वजह से हमें थकान महसूस होने लगती है, और लैक्टिक एसिड के साथ साथ एनर्जी तो मिलती ही मिलती है। तो इसका क्या कारण है मांसपेशियों में ऐंठन हो जाने का? अवायवीय श्वसन होता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है। अवायवीय श्वसन होता है, लैक्टिक अम्ल तथा ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव हृदय में धमनियों से संबंधित सही विवरण देने वाला कथन कौन सा है? ठीक है, क्या करती है धमनियां? हार्ट से ब्लड को दूर लेके जाती हैं, ब्लड हार्ट से उठाते हैं और दूर लेके जाती हैं, यानी कि हार्ट से दूर अंगों के पास ब्लड को लेके जाती हैं। और क्या होता है, इनकी जो दीवारें हैं वो मोटी होती हैं और इलास्टिक होती हैं। दीवारें मोटी होती हैं और इलास्टिक होती हैं, ठीक है। और ब्लड जो है इनके अंदर हाई प्रेशर के साथ बहता है। कि कैसे बहता है? इनके अंदर हाई प्रेशर के साथ बहता है। तो ऑप्शन देखिए कौन सा है। धमनियों की दीवारें मोटी होती है, रक्त दबाव कम बहता है। नहीं, गलत है। धमनियों की दीवारें मोटी लचीली होती है, जिनमें कपाट होते हैं। यह विभिन्न अंगों से रक्त एकत्रित करके हृदय में नहीं लेके जाती, हृदय से विभिन्न अंगों के अंदर लेके जाती हैं। धमनियों की मोटी लचीली दीवारें होती है, बिना कपाट होते हैं। इनके अंदर वॉल्व नहीं डले होते। धमनियों के अंदर रक्त उच्च दबाव में बहता है और हृदय से रक्त शरीर के विभिन्न भागों तक लेकर जाती है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्चुअल पाथ ऑफ द यूरिन इन द ह्यूमन बॉडी इज, मानव का जो मूत्र मार्ग है उसका सही दिशा कौन सी है? तो सबसे पहले बनेगा जो मूत्र है वो किस में बनता है? किडनी में बनता है। फिर यूरिट्री जो होती है, यूरिट्री मूत्र वाहिनी से मूत्राशय तक जाता है। किडनी में तो बनता है और मूत्र वाहिनी से मूत्राशय में जाता है। ठीक है, मूत्राशय में जाता है और फिर बाहर निकाल दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? किडनी, यूरिट्री, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम अ स्टेशन ए ऑन 6/10/2021 एट 22:15, 10:15 बजे ट्रेन ने स्टेशन ए से मूव करना शुरू किया एंड रीच द स्टेशन बी ऑन 9/10/2021। वो 6 तारीख को चली 10:15 बजे। ठीक है। और 9 तारीख को पहुंची बी स्टेशन पे सुबह के 4:15 बजे। तो इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशन इज इतना, तो एवरेज स्पीड बतानी है आपको। तो एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है? कुल दूरी अपॉन में कुल समय। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो देखो, कुल जो दूरी है वो कितनी दे रखी है? इसने दूरी दे रखी है भाई
1890। और कुल समय कितना हो जाएगा? 6 तारीख को चली थी 10:15 बजे, तो 7 तारीख को 10:15 बजे हो गए 24 घंटे, और 8 तारीख को रात को 10:15 बजे हो गए कितने घंटे? 48 घंटे। और 10:15 से लेके सुबह 4:15 बजे तक 6 घंटे और हो गए, तो यानी कि टोटल कितने हो गए? 54 घंटे। तो कुल समय कितना आ गया हमारे पास? 54। 54 को जब इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी 35। देन आंसर विल बी 35 किलोमीटर पर हावर। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तल दर्पण सदैव आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल लेंस सदैव आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण वास्तविक छोटा और साथ ही आभासी छोटा प्रतिबिंब भी बना सकता है। आवर्धक शीशे के रूप में उपयोग करने पर उत्तल लेंस वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। ये गलत है, ये भी गलत है। जो उत्तल दर्पण होता है वो सदैव आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। नहीं, उत्तल दर्पण का तो हमेशा कैसा होता है? रियल और इन्वर्टेड होता है। रियल और इन्वर्टेड होता है। कॉनकेव का होता है रियल और इन्वर्टेड। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या बताना है हमें? करेक्ट कथन बताना है। तो देखो, जो कॉन्वेक्स मिरर है वो हमेशा वर्चुअल और छोटी इमेज बनाता है। यानी कि मैं इसमें उत्तल अवतल में थोड़ी कंफ्यूज हूँ, तो आप कॉन्वेक्स मिरर से समझिए। तो यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ए कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल और डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, आभासी बनाएगा और छोटी बनाता है। और कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज। ठीक है, तो ए और ए बी आर द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता के बारे में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। यह केवल किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले प्राणी जात को संदर्भित करता है। केवल प्राणी जात को? नहीं, गलत है। यह दिए गए क्षेत्र में पाई जाने वाली किसी विशेष प्रजाति के व्यक्तियों की कुल संख्या, नहीं, व्यक्तियों की कुल संख्या को, बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट, यह दिए गए क्षेत्र में मौजूद वनस्पति जात और प्राणी जात की विभिन्न प्रकार की प्रजातियों को संदर्भित करता है। यह सही है। यह वनों में अधिकतम होता है, ये भी सही है। तो आंसर सी एंड डी इज द करेक्ट। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोशिका का आकार विशिष्ट रूप से उसके कार्य से संबंधित होता है। हाँ, कई कोशिकाएं होती हैं, उनका जो आकार होता है वो उनके कार्य पे डिपेंड करता है। सही है, ए सही है। पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली अनुपस्थित होती है? नहीं, कोशिका झिल्ली तो सभी में होती है, प्लांट में भी और जंतु में भी। जीवाणु में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है? हाँ, होती है। न्यूरॉन तरकु आकार का, स्पिंडल आकार का नहीं होता। नहीं, वो लंबी सी होती है, शाखित होती है। तो ऑप्शन नंबर ए एंड सी इज द करेक्ट। ऑप्शन ए एंड सी इज द करेक्ट। तो क्या बताना है, गलत या सही? गलत कथन चुनिए, गलत बताना है। तो यानी कि बी और डी गलत है, बी और डी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में प्रकाश संश्लेषण और श्वसन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोनों दिन और रात में होते हैं? नहीं, प्रकाश संश्लेषण देखो प्रकाश की उपस्थिति में ही होता है, तभी तो उसका नाम प्रकाश संश्लेषण है। तो वो प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है और श्वसन दिन में और रात में दोनों में हो सकता है। श्वसन दिन और रात में होता है, जबकि प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेचिस और मलेरिया जीवाणु जनित रोग है। पेचिस और मलेरिया जीवाणु से होते हैं? नहीं, जीवाणु से नहीं होती। किससे होते हैं ये? किससे होते हैं ये आप मुझे कमेंट में बताइए। ठीक है, ये किससे होते हैं? टाइफाइड, मलेरिया, मलेरिया किससे होता है ये बताना है आपको। टाइफाइड और कौन सा? टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस आर कोज्ड बाय प्रोटोजोआ। नहीं, ये प्रोटोजोआ से नहीं होते। ये किससे होते हैं? टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है। इन्फ्लुएंजा और चेचक, हाँ, ये दोनों विषाणु से होते हैं, वायरस से होते हैं। पोलियो और खांसी विषाणु जनित है। पोलियो और खांसी, तो देखो एक खांसी का होती है परटूसिस, वो बैक्टीरिया से भी होती है, लेकिन यहाँ कोई ऐसा ऑप्शन, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी ही सही है। और अगर पोलियो जो है, पोलियो विषाणु से होता है, लेकिन खांसी को देखें तो खांसी जो है
बैक्टीरिया से भी होती है एक तरह की जो अलग खासी होती है, जिसको पर्टूसिस बोलते हैं, तो उसका नाम भी, बैक्टीरिया का नाम भी पर्टूसिस से ही होता है। तो ओनली सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो मलेरिया अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि किससे होता है तो वो प्रोटोजोआ से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल जनरली यूज एज फूड प्रिजर्वेटिव, फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में हम कौन से केमिकल को यूज करते हैं, कौन से केमिकल को यूज करते हैं? सोडियम मेटाबाइसल्फाइड एंड सोडियम बेंजोइट, सोडियम बेंजोइट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड एंड सोडियम बेंजोइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मस्कुलर फोर्स मैग्नेटिक फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है, स्थिर वैद्युतिक बल है, घर्षण बल है, चुंबकीय बल है या पेशीय बल है, इनमें से कौन सा नॉन कॉन्टैक्ट है? तो कौन कौन से है नॉन कॉन्टैक्ट? घर्षण बल कॉन्टैक्ट है और पेशीय बल भी कॉन्टैक्ट है। बाकी ये जो 3 बच गए, बी डी एंड ई, बी डी एंड ई, ये कैसे हैं? नॉन कॉन्टैक्ट हैं। नॉन कॉन्टैक्ट जिनको लगाने के लिए 2 बॉडीज को आपस में कॉन्टैक्ट में आने की जरूरत नहीं है, वैसे ही वो फोर्स एक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज, प्रेशर की एसआई यूनिट क्या है? क्या है भाई प्रेशर की एसआई यूनिट? प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, और एरिया की क्या होती है? मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पॉलीथीन की नली को ऊनी कपड़े से रगड़ा जाता है तो पॉलीथीन की नली कैसी हो जाती है? पॉलीथीन की जो नली है वो कैसी हो जाती है? वूल जो है, जो ऊन है, उससे जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर हो जाते हैं पॉलीथीन में। जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसके पास आता है नेगेटिव चार्ज, और जिससे इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज। तो वूल हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज और पॉलीथीन हो जाएगी नेगेटिव चार्ज, बिकम नेगेटिव चार्ज वाइल द क्लॉथ हैज पॉजिटिव चार्ज। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण की परावर्तक सतह पर आपतित होती है। देखो ये है समतल दर्पण है, मान लिया ये है इसका 90 डिग्री का कोण। यदि आपतित किरण परावर्तक सतह के साथ 40 डिग्री का कोण बनाती है, ये एंगल, ये है इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे इस सतह के साथ 40 डिग्री का एंगल बनाती है। कौन सी डिग्री का? 40 डिग्री का एंगल बनाती है। हमें पता है ये वाला होता है कितना? 90, तो ये 40 है ये वाला, तो ये कितना बचेगा भाई? ये बचेगा हमारे पास 50, ये 50 हो गया। जब जिस एंगल पे जो रेज है वो इंसिडेंट होती है उसी एंगल के साथ वो रिफ्लेक्ट भी होती है। तो नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे बराबर का एंगल बनाती हैं। ये भी 50 हो गया और ये भी 50 हो गया। तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड कोरस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्टेड रे इज, ये है इंसिडेंट रे और ये है रिफ्लेक्टेड रे, इन दोनों रेज के बीच का एंगल कितना हो गया? तो 50 तो ये वाला हो गया और 50 ये वाला हो गया, टोटल एंगल हो गया 100 डिग्री। कितना हो गया? 100 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी से देखने पर शुक्र ग्रह चंद्रमा की तरह कलाएं प्रदर्शित करता है। हाँ, शुक्र ग्रह है उसके अंदर फेजेस दिखाई देते हैं। शुक्र का वायुमंडल बादलों से घिरा है जो सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है। शुक्र अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। तो क्या बताना है? ये इसमें से ये दोनों कथन सही है, ए भी सही है, R1 भी सही है और R2 भी सही है। लेकिन R1 तो ए को एक्सप्लेन करता है, लेकिन R2 जो शुक्र है वो अपनी धुरी पर घूमता है, इसलिए उसको शुक्र ग्रह के ऊपर फेज नहीं बनते, कलाएं नहीं बनती, बल्कि जो शुक्र ग्रह है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है, इस वजह से उसके अंदर फेजेस बनते हैं। तो क्या हो जाएगा? बोथ R1 एंड R2 आर ट्रू एंड R1 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सर्दी में सुबह नंगे पैर चलते समय हमें लगता है कि संगमरमर का फर्श लकड़ी के फर्श की तुलना में ठंडा है, इसलिए ऐसा इसलिए है क्योंकि संगमरमर का फर्श जो होता है
वो गुड कंडक्टर होता है हीट का, मतलब गुड कंडक्टर है, हीट उसके अंदर से फ्लो कर सकती है। हमारी बॉडी की जो हीट, हमारे पैरों की जो हीट है, वो क्या होता है, वो फर्श के अंदर चली जाती है, क्योंकि वो कंडक्टर है हीट का। और जो हमारी जो गर्माहट थी वो फर्श के अंदर जाने की वजह से हमें फर्श ठंडा महसूस होता है। तो क्या है, संगमरमर का फर्श है इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट देन द वुडन फ्लोर। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। पेट्रोलियम के घटकों अर्थात पेट्रोलियम से प्राप्त उत्पादों के समूह की पहचान कीजिए। कौन कौन है? पेट्रोल, रेयोन, पैराफिन, मोम। रेयोन तो वस्त्र है भाई कोई, तो रेयोन तो हो नहीं सकता, नहीं। रेयोन यहाँ से भी काट दो। कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा हमें पेट्रोलियम पदार्थों से थोड़ी ना मिलता है, नहीं, गलत है। लुब्रिकेंट ऑयल मिलता है, पैराफिन वैक्स मिलता है और बिटुमेन मिलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे हमारे राजस्थान सीईटी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मैं आशा करती हूँ कि ये इनका कॉन्सेप्ट है जो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फर्दर इसी तरह के क्वेश्चन के लिए चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरह की जो ये सीरीज है अब सीटेट के लिए ये जारी रहेगी फोटोन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच।